Hey everyone, welcome to my channel Physio Basics. Let's understand the today's topic. आज हम पढ़ेंगे बेसल गैंग्लिया के बारे में। बेसल गैंग्लिया एक ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है जो ग्रे कलर का होता है और इट इज प्रेजेंट इन ग्रे मैटर। इट इज अ लार्ज मास ऑफ ग्रे मैटर। ठीक है। एक्स्ट्रा पिरामिडल और पिरामिडल सिस्टम हमारी बॉडी में होते हैं जिनके कुछ ऐसे स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। तो ये जो बेसल गैंग्लिया है ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है। बेसल गैंग्लिया की इमेज हमारे ब्रेन में कैसी होती है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। बेसल गैंग्लिया का एनाटॉमिकली क्या स्ट्रक्चर होता है वो हम देख लेते हैं। जैसा कि आपने अभी इमेज में देखा, जो ऐसा राउंड करके था वो होता है हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कॉर्डेट न्यूक्लियस का हेड बोलते हैं। ठीक है। ये जो है ये थैलेमस है ना, और ये ग्लोबस पलाइडस है। ये जो इतना हिस्सा है इसको हम ग्लोबस पलाइडस बोलते हैं। और ये जो बाहर का हिस्सा है ये जो भी है ये है पुटामेन। ठीक है। अब ग्लोबस पलाइडस में एक लैटरल लैमिना होता है और एक मीडियल लैमिना होता है ना। ग्लोबस पलाइडस और पुटामेन को इन कॉम्बिनेशन हम एक वर्ड बोलते हैं जिसको बोलते हैं लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। अब ये जो स्ट्रक्चर्स है इसके नाम आपको याद रखने ही पड़ेंगे क्योंकि ये जितने स्ट्रक्चर्स है इससे रिलेवेंट जो है पैथोलॉजीज होती है जो बेसल गैंग्लिया लीजन्स में होती है। जैसे कि पार्किंसंस हो गया, कोरिया हो गया, है ना। ये वाली जो कंडीशंस होती है ये हमें हमारे क्लिनिक्स में बहुत कॉमनली मिलती है। कोरिया के केसेस आएंगे, स्टोनिया वाले केसेस आएंगे, है ना, एथेटोसिस वाले केसेस आएंगे। तो उस सब में बेसल गैंग्लिया का लीजन प्रेजेंट होता है ना। तो इसलिए इसके ये जो पार्ट्स है वो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। तो ये हो गया पुटामेन, इतना हो गया ग्लोबस पलाइडस जिसको हम कंबाइंडली लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस बोलते हैं। ये हो गया हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस। अब एक्चुअली ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस और हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस ये जो है ये ही बेसल गैंग्लिया का पार्ट है। थैलेमस इज डिफरेंट और ये जितना हिस्सा आप बीच में देख रहे हो ये होता है इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल का ये जेनू है। जेनू यानी एक तरीके का सेंटर वाला पार्ट है ना। ये एंटेरियर लिम्ब है, ये पोस्टीरियर लिम्ब है। अब हम बेसल गैंग्लिया के फिजियोलॉजिकली क्या फंक्शंस होते हैं उसके इम्पोर्टेंट फंक्शंस पढ़ लेते हैं। अभी ये है बेसल गैंग्लिया के कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है रेगुलेट टोन। जो मसल की टोन होती है जैसे कि नॉर्मल ये टोन है, मैं बाइसेप्स का फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर रही हूँ तो ये कौन रेगुलेट कर रहा है, ये बेसल गैंग्लिया रेगुलेट कर रहा है। ठीक है। और जैसे स्पास्टिसिटी रिजिडिटी होती है तो उसमें जो रिजिडिटी वाला जो हिस्सा है वो रिजिडिटी जो है वो बेसल गैंग्लिया से समवेयर रिलेटेड है ना। उसके बाद एसोसिएटेड मूवमेंट। अब एसोसिएटेड मूवमेंट यानी कि जैसे आपने नोटिस किया होगा कि हम वॉकिंग करते हैं तो वॉकिंग करते हैं तो हमारे जो हैंड्स है वो इनवॉलेंटरीली ऐसे आगे पीछे हिलते रहते हैं। तो वो जो पेंडुलर मूवमेंट है अपनी अपर लिम्ब की ड्यूरिंग वॉकिंग उसको हम बोलते हैं एसोसिएटेड मूवमेंट। तो ये भी बेसल गैंग्लिया का काम होता है। फिर उसके बाद में तीसरा इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है पोस्चर। एक पोस्चर मेंटेन करने का भी काम जो है वो बेसल गैंग्लिया का है ना। इसमें पोस्चर मेंटेन करने के लिए और भी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं बट बेसल गैंग्लिया का भी इसमें कुछ रोल है। ठीक है। कंट्रोल ऑफ मूवमेंट, इसमें भी बेसल गैंग्लिया का रोल है। अब जैसे हमें कोई भी वॉलेंटरी मूवमेंट करनी है, जैसे कि मुझे ये डस्टर उठाना है तो मेरा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, जो बड़ा वाला ब्रेन का हिस्सा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, वो तो बोलेगा कि अपने को ये वॉलेंटरी मूवमेंट करनी है। लेकिन वो किस तरीके से करनी है, जैसे कि उसको किस स्पीड में उठाना है, एकदम से तो नहीं उठाना है या धीरे धीरे तो नहीं उठाना है, उसको किस हिसाब से पकड़ना है। तो वो जो मूवमेंट का कंट्रोल है वो बेसल गैंग्लिया देखता है। ठीक है। रिफ्लेक्स मसल एक्टिविटी, अब एक तरीके का रिफ्लेक्स होता है लैबिरिंथाइन रिफ्लेक्स, ये मैं एक आध लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगी।
तो उसमें भी बेसल गैंग्लिया का रोल होता है ना। और बेसल गैंग्लिया ही डिसाइड करता है कि जो मूवमेंट है उसकी स्पीड क्या होगी, उसका वो कितने रेंज में होगा। अब बाइसेप्स का फ्लेक्शन इतना भी होता है, बाइसेप्स का फ्लेक्शन इतना भी होता है, तो वो ये स्पीड में भी किया जा सकता है, वो ये स्पीड में भी किया जा सकता है। तो ये बेसल गैंग्लिया डिसाइड करेगा कि मूवमेंट जो है उसका स्पीड कितना होगा और वो कितने रेंज पे होगा, मतलब कितना दूर पहुंचना है, कितना पास पहुंचना है, तो वो बेसल गैंग्लिया डिसाइड करेगा। अब हम इसकी बेसिक पैथोलॉजीज जो होती है वो पढ़ लेंगे। अब जैसे बेसल गैंग्लिया में अगर लीजन हो जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट हमें क्लिनिकल कंडीशन मिलती है पार्किंसंस डिजीज। ये एक एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम की डिजीज है, इसमें रिजिडिटी होती है और इसमें बेसल गैंग्लिया का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। जब आप आगे जाके इसके क्लिनिकल फीचर्स पढ़ोगे तो ये फंक्शंस के इम्पेयरमेंट के क्लिनिकल फीचर्स आपको उसमें दिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में और क्लिनिकल कंडीशंस जैसे मैंने पहले बताई थी वो होती है कोरिया, है ना। ये एक तरह की वॉलेंटरी मूवमेंट की एक इम्पेयरमेंट वाले या फिर एक डिसऑर्डर बोलो, वो है। ठीक है, और एक होता है एथेटोसिस, और एक होता है डिस्टोनिया, मतलब ये इम्पेयर्ड टोन, ये फ्लक्चुएटिंग एथेटोसिस यानी फ्लक्चुएटिंग टोन, और एक होता है बैलिस्मस, ये भी एक वॉलेंटरी मूवमेंट का एक इम्पेयरमेंट ही बोल लो या डिसऑर्डर ही बोल लो। और एक होता है विल्सन्स डिजीज। विल्सन्स डिजीज में जो कॉपर होता है वो शरीर में जमा हो जाता है, ये भी कहीं ना कहीं बेसल गैंग्लिया के लीजन की वजह से होता है। तो ये एक ओवरऑल आइडिया था कि बेसल गैंग्लिया क्या होता है, ब्रेन में कैसा दिखता है, उसके क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं और क्लिनिकली वो हमारे फिजियोथेरेपी में कैसे रिलेवेंट है। Hey guys, do like, share with your friends and subscribe my channel. Thanks for watching.